हेलो एवरीवन, मैं सर एस आर यादव। आज के इस क्लास में हम LLB फोर्थ सेमेस्टर थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट अर्थात व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा अधिनियम पर चर्चा करेंगे। इस फोर्थ सेमेस्टर के इस पेपर के अंतर्गत पिछली क्लास में मैंने न्यायालयों के पदक्रम ग्रेडेशन ऑफ द कोर्ट के संबंध में चर्चा की थी। तो न्यायालयों के पदक्रम में मैंने आपको बताया था कि सिविल मामलों के निस्तारण हेतु कितने प्रकार के न्यायालय CPC के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं, किस किस तरीके से वो किन किन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो कि न्यायालयों का क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार अर्थात ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट दो प्रकार का बताया गया है। तो प्रकारों पर जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्षेत्राधिकार होता क्या है। क्षेत्राधिकार से तात्पर्य होता है जब किसी न्यायालय को किसी मामले में सुनवाई के संबंध में, जैसे कि वो प्रथम प्राथमिक रूप से सुनवाई कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, सबसे पहले बात किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, क्या सिविल जज जूनियर डिवीजन को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है, क्या सिविल जज सीनियर डिवीजन को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। तो क्षेत्राधिकार से तात्पर्य ही होता है कि अगर कोई सिविल सूट तैयार हुआ है तो ऐसी अवस्था में किस न्यायालय में सुनवाई हेतु वो दाखिल किया जाए या किस न्यायालय को उसको सुनने की शक्ति प्राप्त है। तो वाद पत्रों की न्यायालय में सुनने की शक्ति चाहे वो प्लेंड के रूप में हो, अपील के रूप में हो, रिवीजन के रूप में हो या किसी प्रकार के ट्रांसफर एप्लीकेशन के रूप में हो, तो कोई भी सिविल प्रकरण का वाद है और उसको किस न्यायालय को सुनने की शक्ति प्राप्त है, इसको हम बोलते हैं न्यायालयों के क्षेत्राधिकार। तो इसके अंतर्गत बताया गया है न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में सामान्य अर्थों में क्षेत्राधिकार किसी वाद हेतु को सुनने, निपटारे, निर्णय करने और न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने की न्यायालय की शक्ति है। अर्थात वह वाद के पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त विषयों को सुनने और निर्णय करने की शक्ति है। विस्तृत अर्थ में क्षेत्राधिकार में वादों, अपीलों तथा आवेदनों को ग्रहण करने की न्यायालय की शक्ति सम्मिलित है। न्यायालयों द्वारा इस क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर विधि द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जो वादों की विषय वस्तु आर्थिक या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित हो सकती हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्राधिकार बताया गया है वो दो प्रकार का बताया गया है। तो नंबर ए में हम देखते हैं पहला प्रकार जो है प्रथम प्रकार से क्षेत्राधिकार का विभाजन और बी नंबर दिया है द्वितीय प्रकार से क्षेत्राधिकार का विभाजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम प्रकार के क्षेत्राधिकार से विभाजन। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला दिया गया है विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। सेकेंड है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और थर्ड दिया है आर्थिक क्षेत्राधिकार पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। तो इस तरीके से प्रथम प्रकार का क्षेत्राधिकार बताया गया है, विभाजन किया गया है वो इस प्रकार से 3 तरीके से। तो सबसे पहले जानते हैं तीनों तरीके हैं क्या। तो सबसे पहले जो आता है हमारा विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार, तो ज्यूरिसडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। तो ये विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार से तात्पर्य कुछ प्रकार की विषय वस्तुओं के बारे में कुछ न्यायालयों को क्षेत्राधिकार नहीं सौंपा गया है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुछ न्यायालय विशिष्ट प्रकार के वादों का परीक्षण नहीं कर सकते, जैसे लघुवाद न्यायालय संविधान के यथोल्लिखित पालन, व्यादेश, मानहानि तथा स्थावर संपत्ति से संबंधित वादों का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामलों के परीक्षण के संबंध में या ऐसे मामलों को सुनवाई करने के संबंध में सिर्फ सिविल न्यायालय को, जो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ वर्ग है या व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ वर्ग है, अर्थात सिविल जज सीनियर डिवीजन है या सिविल जज जूनियर डिवीजन है, उसी को प्रकार के वादों को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हुआ। यानी कौन से मामले
किस न्यायालय द्वारा सुने जा सकते हैं, ये विषय वस्तु के संबंध में बताया गया है। तो ये हो गया विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार। सेकंड नंबर जो हमारा आता है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, यानी टेरिटोरियल जो ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। तो इसके संबंध दिया है सरकार द्वारा निर्धारित प्रादेशिक या स्थानीय सीमाओं के बाहर न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे मुंसिफ पूर्व या मुंसिफ पश्चिम अपने अपने क्षेत्रों के प्रभारी होते हैं, जिला न्यायाधीश पूरे जिले के प्रभारी होते हैं। तो इस प्रकार से हम जब प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी की बात करें, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करेंगे, तो जो हमारा सिविल जज जूनियर डिवीजन है, सिविल जज सीनियर डिवीजन है, तो इस तरीके से अब उनको और पूर्व और पश्चिम में बांट दिया जाता है। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन जो पूर्व का होगा वो मात्र पूर्व के ही जो विषय वस्तु से संबंधित मामले होंगे या उस क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले होंगे उनकी सुनवाई करेगा, पश्चिम वाले की नहीं। या पश्चिम का जो सिविल जज जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन होगा वो मात्र पश्चिम एरिया के ही मामलों की सुनवाई कर सकता है। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो संपूर्ण जनपद के मामलों को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार रखता है, क्योंकि संपूर्ण जनपद उसके सबॉर्डिनेट आता है या उसको क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। तो इस तरीके से ये प्रादेशिक क्षेत्राधिकार हो गया, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। थर्ड नंबर से जो आता है हमारा आर्थिक क्षेत्राधिकार, पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन। तो ये आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? आर्थिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो हमारा सिविल जज जूनियर डिवीजन है वो ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है जिन वादों का मूल्यांकन 25,000 रुपये या उससे कम है। तो ये आर्थिक अर्थात धन संबंधी क्षेत्राधिकार हो गया। और जो सिविल जज सीनियर डिवीजन होता है वो इससे अधिक अर्थात 25,000 से ऊपर 25,000 एक से लेकर के अधिकतम कितने भी मूल्यांकन वाले बात होंगे तो उनके संबंध में सुनवाई करने के क्षेत्राधिकार सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास होता है। और हमारा जो अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे डीजे वगैरह होते हैं, तो जो डीजे होता है डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इस तरीके प्राप्त नहीं होता है, उसे मात्र 2 दशाओं में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। नंबर 1 वसीयत प्रोवेट और नंबर 2 गार्डियंस के अपॉइंटमेंट यानी संरक्षक की नियुक्ति। तो इस तरीके से हमारा क्षेत्राधिकार आर्थिक क्षेत्राधिकार है, यानी पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन कन्फर्म हो गया है कि इस तरीके से अर्थ संबंधी क्षेत्राधिकार क्या होता है। ये तो एक नंबर हमने जो 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार बताए जो क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं बी नंबर पे, द्वितीय प्रकार से क्षेत्राधिकार का विभाजन। तो ये द्वितीय प्रकार से क्षेत्राधिकार के विभाजन में सबसे पहले दिया है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा दिया है अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अर्थात ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और अपीलीय क्षेत्राधिकार अर्थात अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? तो यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य जो सिविल सूट तैयार किया जाता है सबसे पहले वो प्रथम बार किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा अर्थात ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होगी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई वाद इस प्रकार का है कि उस वाद का मूल्यांकन 25,000 रुपये तक है, तो ऐसी अवस्था में जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी फर्स्ट टाइम जो मुकदमा दाखिल किया जाएगा वो उस क्षेत्र के जो सिविल जज जूनियर डिवीजन होगा उसके न्यायालय में मुकदमा वाद दाखिल किया जाएगा। तो ऐसे अवस्था में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वापस सिविल जज जूनियर डिवीजन को प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य उस जनपद में या उस एरिया में जहाँ वो सिविल जज जूनियर डिवीजन है वहाँ तक वहाँ के जो मामले होंगे, यानी चाहे वो संपत्ति के विभाजन से संबंधित मामले हो, संविदा भंग से संबंधित मामले हो या किसी अन्य प्रकार से विनिर्दिष्ट संविधान के अनुपालन के संबंध में बात हो, तो वो मामले जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। बात करते हैं हम अपीलीय क्षेत्राधिकार की। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जैसा कि मैंने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन को ऐसे मामलों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है जो 25,000 रुपये तक के मूल्यांकन होते हैं। इससे अधिक वाले कहाँ जाएंगे? अधिक वाले जाएंगे सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन को प्राप्त है, सीनियर डिवीजन को भी प्राप्त है, और जो हमारा लघुवाद न्यायालय होता है उसको भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। तो लघुवाद न्यायालय जैसा मैंने आपको बताया था
कि अगर कोई ऐसे मामले हैं जो भाटक से रिलेटेड हैं यानी रेंट से रिलेटेड हैं, ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है, या ऐसे मामले जो वचन पत्र पर ऋण लिया गया है उससे संबंधित मामले हैं। तो इस तरीके से जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है ये मात्र और मात्र लघुवाद न्यायालय को प्राप्त होता है। और जो संविदा के विनिश्चित अनुपालन के संबंध में, संपत्ति के विभाजन के संबंध में, या संविदा भंग के संबंध में, तो या अपकृत्य से रिलेटेड मामले होते हैं, उनमें सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन को अधिकारिता प्राप्त होती है। जब हम डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, तो डिस्ट्रिक्ट जज को मात्र जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो वसीयत, प्रोबेट और गार्जियंस की अपॉइंटमेंट यानी संरक्षक की नियुक्ति के संबंध में ही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अन्यथा उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त होता है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ऐसे मामले जो स्वयं ग्रहण कर लेता है और अगर चाहे तो वो एडिशनल जज को हस्तांतरित कर सकता है। तो ऐसे समस्त मामले जो डिस्ट्रिक्ट जज प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर सुनवाई कर सकता है वही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात एडीजे भी कर सकता है। बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपीलेट जुरिडिक्शन की। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है अपील सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सिविल जज सीनियर डिवीजन को अगर हाई कोर्ट इम्पावर कर देता है तो ऐसे अवस्था में वो भी अपील सुन सकता है। इसके अलावा सिविल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, उसको अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। उच्च न्यायालय उसको अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय है उसको भी अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार को देखिएगा, सबसे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन अगर उसको हाई कोर्ट इम्पावर कर देता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी अपर जिला न्यायाधीश कह सकते हैं, या जिला जज अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज कह सकते हैं, या उच्च न्यायालय सेकेंड अपील की सुनवाई करता है ना, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इन न्यायालयों को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपने आज देखा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार दो प्रकार के बताए, प्रथम प्रकार का क्षेत्राधिकार और द्वितीय प्रकार का क्षेत्राधिकार। तो इस न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के टॉपिक के अंतर्गत बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।